नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं एसबीसी क्लास। तो आज आपका है मध्यावधि पाठ्यक्रम 2020-21 कक्षा 9वीं। ठीक है, तो अध्याय 2 आपका हो कराई चुका हूं। अब अध्याय 5वां करना। उसके बाद कौन सा अध्याय आपका 5वां, जीवन की मौलिक इकाई। इसके अंदर क्या क्या आएगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन इसकी जो वर्कशीट है कहाँ शुरू है आपकी, इसकी वर्कशीट एक बार देख लीजिए। जीवन की मौलिक इकाई वर्कशीट 19 से 27 वाले में है आपका। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसके टॉपिक में सबसे पहले क्या क्या आया है। सबसे पहले कोशिका जीवन की मौलिक इकाई के रूप में, जो भी कोशिका होती है वो किसी भी जीवन की मौलिक इकाई होती है, जैसे आपको पता है। ठीक, और इसके अंदर आपका प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका आ गया है। तो इसे मैं आपके वर्कशीट से ही समझाऊंगा ताकि आपको पुराने क्वेश्चन से ही याद हो जाए। ठीक है, कुछ नया वर्ड ना लगे आपकी। मैं देखूंगा यहाँ पे वर्कशीट आपकी 19 में है। ठीक है, इसमें आपके दोनों हो जाएंगे। सभी जीव, ठीक है, छोटे छोटे संरचनाओं से बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, क्योंकि जीव में सभी कार्य एवं संरचना कोशिका ही प्रदान करती है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक कोश के जीव और बहुकोश के जीव। और आपका इसने पूछा था आपका यहाँ पे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। आप यहाँ देखेंगे, आपका पहले भी पढ़ चुके हैं। ये वर्कशीट संख्या आपकी 19 है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। इसका अंतर भी देख सकते हैं। और इसमें कोशिका में देखो, आपको क्वेश्चन में पूछा भी गया था, कोशिका की परिभाषा जो ऊपर दी गई वही लिखनी है आपको। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर तो आप पहले भी लिख चुके हैं, अब आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इसका आकार आपका 1 से 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये छोटा होता है, ये 5 से 100 माइक्रोमीटर ये बड़ा होता है। स्पष्ट केंद्रक अनुपस्थित, केंद्रक उपस्थित होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें केंद्रक पाया जाता है। केंद्रकाय उपस्थित, ठीक है, केंद्रिका उपस्थित, केंद्रकाय है और इसमें केंद्रिका। विशिष्ट अंगक अनुपस्थित, विशिष्ट अंगक नहीं होते। विशिष्ट झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। सिर्फ एक क्रोमोसोम, एक से अधिक क्रोमोसोम। उदाहरण के लिए इसमें बैक्टीरिया, इसमें पादप, जंतु और कवक, कई प्रकार के इसमें आ जाते हैं आपके। ठीक है, ये चीज़ आपकी हो गई यहाँ से। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक वाला आ गया। इसके बाद आता है बहुकोश के जीव। ये भी आप पहले ही कर चुके हैं, हम ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इसी का है। एक कोशिका और बहुकोश के जीवों उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो इसने आपका क्या पूछा है, बहुकोश के जीव। तो क्वेश्चन नंबर 4 का इस प्रकार से आंसर आपका वही वाला है। बहुकोश के जीव ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका का बना होता है, उसे बहुकोश के जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए पादप, जंतु, कवक, इसी प्रकार से लिखना है आपका। ठीक है, ये आपका हो जाता है कोशिका। ठीक है, बहुकोश के जीव हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ से कोशिका झिल्ली व कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली में आते हैं अब आपको ध्यान होगा कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। अगर आपने कौन से वर्कशीट संख्या पढ़ी थी, वर्कशीट संख्या 22 में। कोशिका झिल्ली, देखो कोशिका झिल्ली दोनों में होती है आपकी। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है। लेकिन कोशिका भित्ति एक एक्स्ट्रा होती है जो कि पादप कोशिका में होती है। कई बच्चे कहते हैं पादप कोशिका में आपकी कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। सही है, कोशिका झिल्ली पाई जाती, कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती। ऐसे नहीं, कोशिका झिल्ली दोनों में है और इसमें एक्स्ट्रा पाई जाती है कोशिका भित्ति। इसमें आपने लिखा भी होगा, इसका एक क्वेश्चन था, अंतर में देखेंगे आपको समझ में। पादप एवं जंतु कोशिका का चित्र बनाया, कोशिका का आपने चित्र भी बनाया था। ठीक है, पादप कोशिका में अंतर स्पष्ट करें। अंतर वाले में देखो, और आपको दिखाऊंगा इसके में, अगर आपने प्रश्न उत्तर इसके लिखे होंगे तो इसमें ये देखो, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से चीजें लिखना है इसमें आपको। हो सकता है कोशिका झिल्ली के, जो कोशिका भित्ति के अगर अलग से दे रखा है तो इसमें कुछ और चीज़ें पूछ लें। ठीक है, कोशिका भित्ति के बारे में। ठीक है, तो यहाँ देखिए कोशिका भित्ति के बारे में आपको और समझा देता हूँ। ठीक है, यह पादप कोशिका की सबसे बाह्य झिल्ली है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। यह सख्त, मजबूत, मोटी, रंध्र अजीवित संरचना है। यह सेलुलोज से बनी होती है। कई बार आ जाता है कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। कोशिकाएं, ठीक है, आपका वर्कशीट है। पादप कोशिकाएं मध्य भित्ति द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। पादप कोशिकाएं एक दूसरे से प्लास्टोमेट के संपर्क में रहती हैं। और कोशिका भित्ति के कार्य, एक बार कार्य भी देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोशिका को संरचना प्रदान करना,
कोशिका को मजबूती प्रदान करना, यह संरंध्र होती हैं और विभिन्न अणुओं के आर पार जाने देती हैं। इससे मरम्मत करने व पुनर्जन्म की क्षमता होती है। इस प्रकार से आपका कोशिका भित्ति के कार्य समाप्त हो जाता है। जो आपके वर्कशीट बनी है वो आपके मैं सपोर्ट मटेरियल से करा दिया करूंगा। आपका कोशिका झिल्ली भी हो गया, कोशिका भित्ति भी हो गया। ठीक है, थोड़ा कोशिका झिल्ली के बारे में सोचा, थोड़ा सा और डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। ये रहा, ठीक है, कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये देख लो कोशिका झिल्ली है, यहाँ से आर पार जाने की कुछ चीज़ें होती हैं। कोशिका झिल्ली ये है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ये कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मोलोज्मा कहते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। कोशिका के अंदर या बाहर से केवल कुछ पदार्थ को अंदर या बाहर आने जाने देती है। प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिकाएं द्रव्य से अलग करता है। जंतु कोशिका व पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। यही बात मैं कह रहा था, दोनों में पाई जाती हैं। यह प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। वो सेलुलोज से बनी होती है, यह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। ये इस प्रकार यहाँ समाप्त हो जाता है आपका। ठीक है, अब आ जाता है कोशिका अंगक तथा कोशिका अंतर्वसन। ठीक है, कोशिका अंगक वाले में देखते हैं आपका। इसके लिए स्पेशल भी वर्कशीट आपकी आई थी। अगर मैं वर्कशीट आपको दिखाने की कोशिश करूं तो वर्कशीट आपकी 22, ठीक है, 22 वर्कशीट देखो कोशिका अंगक के बारे में होती है आपके। कोशिका अंगक हम जानते हैं कि ठीक है, कोशिका में कम से कम 3 गुण या भाग अवश्य होते हैं, प्लाज्मा, झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ एक तरल पदार्थ होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव में केंद्रक के अलावा सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जिसे कोशिका अंगक कहते हैं। यहाँ से कोशिका द्रव में केंद्रक के अलावा कई सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जिसे कोशिका अंगक कहते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में ये जैसे इसके अंदर होती है, यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर्द्रवी जालिका, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, प्लास्टिड, राजधानी, माइटोकॉन्ड्रिया मुख्य कोशिका अंगक हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है आपको। ठीक, ये आप किस में पढ़ चुके थे? स्पेशल एक वर्कशीट आपकी वर्कशीट 22। सभी वर्कशीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप आसानी से सर्च भी कर सकते हैं और नीचे जाके भी देख सकते हैं कोशिका अंगक। यहाँ से आपका कोशिका अंगक भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है हरित लवक। ठीक है, हरित लवक, इसको इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं, हरित लवक। ठीक है, क्लोरोफिल जो आपके मोस्टली इंग्लिश में होता है। तो आपकी जो वर्कशीट है वर्कशीट संख्या 26 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्लास्टिड होती है, प्लास्टिड 2 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, वैसे क्लोरोफिल ये रहा, जैसे कि फलों के रंग को देने के लिए इस प्लास्टिड में विभिन्न रंग के वर्णक होते हैं, जैसे पीले, नारंगी, लाल इत्यादि होते हैं, जो पादप में फूलों और फलों को विभिन्न रंग प्रदान कराते हैं। लेकिन यहाँ से जिसमें क्रोमोप्लास्ट के रंग का वर्णक होता है क्लोरोफिल होता है, उसे क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, जो पत्तियों या पादप को हरा रंग प्रदान करता है। क्लोरोप्लास्ट में जीवत की सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया क्लोरोफिल के होने की वजह से उसमें क्लोरोप्लास्ट भरा होता है। इसी वजह से इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण होते हैं, जिसके भीतर पाए जाने वाले खाली स्थान को स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसमें आएगा। ठीक है, हरित लवक मतलब कहने का मतलब जो आपको क्लोरोफिल है इसके बारे में पूछा गया है आपका। ठीक है, प्लास्टिड के बारे में लिख सकते हैं कि फलों का जो रंग मिलता है क्रोमोप्लास्ट की वजह से मिलता है आपका। ठीक, अगर मैं बताऊं तो आपका यहाँ तक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है, प्लास्टिड के विभिन्न प्रकार तथा उनके कार्य लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 आपका इसी वर्कशीट का है। ठीक है, 26 का है। ठीक है, तो इसका उत्तर इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, जो पत्तियों पादप को हरा रंग प्रदान करता है उसमें क्लोरोफिल भरा होता है, जिसे क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, यह जिसे हरित लवक भी कहते हैं। इस प्रकार से आपका क्लोरोप्लास्ट की जगह हरित लवक भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में ये अपनी भूमिका निभाता है, जिससे कि पादप अपना खाना आसानी से बनाता है। नेक्स्ट है हरित लवक भी हो गया। नेक्स्ट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, सारा इसी में करा देंगे। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है भाई साहब? ये रहे आपका स्पेशल वर्कशीट है इसके लिए, आपकी वर्कशीट 25 माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आपने देखा होगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? ठीक है, इस प्रकार का आपको आंसर देने होंगे, जो कि वर्कशीट नंबर 25 दिखा रहा हूँ। इसका आंसर आपके पास भी है, अगर नहीं है तो मैं यहाँ से देख लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन कर कोशिका को
प्रदान करता है, इसलिए इसे कोशिका का बिजली घर, ऊर्जा संयंत्र या पावर हाउस भी कहते हैं। और इसने केजरीवाल ने इसके 200 यूनिट भी फ्री दे रखे हैं। ठीक। या क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, कोशिका का कोई एक कार्य बताइए जिसके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। और ठीक है, आपकी कोशिका इसी प्रकार से आएगा। उम्मीद है आप ये, अगर आपको और डिटेल्स में देखनी है तो वर्कशीट आप 25 देख ही लेंगे। और एटीपी की फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये याद कर लेना। यहाँ से आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी खत्म हो जाता है। अब चलते हैं रिक्तिका को आपको ये देख लो कि राजधानियाँ, ठीक है, राजधानियों से आप समझ सकते हैं इस प्रकार से। जो पादप कोशिका में खाली स्थान पाया जाता है ना, उसे रिक्तिका कहते हैं। पादप जो कोशिका होती है, 2 कोशिका होती है ना, पादप कोशिका, जंतु कोशिका। पादप कोशिका में जो खाली स्थान उसे रिक्तिका कहते हैं, किसी राजधानी भी कह देते हैं। इसे राजधानियों से भी इसे आप याद कर सकते हैं। तो पेपर में इस प्रकार से आएगा, राजधानी किस कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है? राजधानी की झिल्ली का नाम लिखिए, इस प्रकार से आ सकता है आपका। ठीक है, तो इसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे? वैसे तो आपके पास होगा ही वर्कशीट 25, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। राजधानी पादप कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि यह द्रव इकट्ठा करके कोशिका को कठोरता व स्फीति प्रदान करता है। राजधानी झिल्ली का नाम टोनोप्लास्ट है। ठीक है, राजधानी झिल्ली का नाम जो होता है टोनोप्लास्ट कहते हैं। इस प्रकार से इसका भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, रिक्तिका करके आएगा तो इस प्रकार से लिखना, जो पादप के अंदर जो खाली स्थान पाया जाता है उसे हम रिक्तिका कहते हैं। राजधानी से भी इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद आते हैं, रिक्तिका भी हो गई, अब आते हैं आपकी अंतर्द्रवी जालिका। अंतर्द्रवी जालिका, आ जाइए भैया। अंतर्द्रव्य जालिका, इसके लिए भी एक स्पेशल वर्कशीट आई थी जो 2 अंतर्द्रवी जालिका दिखा रही थी ना, खुदरी होती है, एक चिकनी होती है। कहाँ हो भैया, भाई कहाँ हो? अंतर्द्रव्य जालिका ये रही, वर्कशीट नंबर 23, अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है, इसे अगर डिटेल्स में पढ़ना है तो इसमें चले जाइएगा, लेकिन इसके क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे वो आपके सामने है। ये आपकी वर्कशीट संख्या 23 है। 23 में आपको आपने पढ़ रखा है। इस प्रश्न के उत्तर आपको आसानी से मिल जाएंगे। ध्रुव अंतर्द्रवी जालिका होती है, ये भी एक बार देखिए, खुदरी अंतर्द्रवी जालिका, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। तो यहाँ पे चलते हैं, तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। अंतर्द्रव्य जालिका के 2 प्रकारों के नाम तथा अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये है अंतर्द्रव्य जालिका के 2 प्रकार के नाम, खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका, रफ एंड चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है, और इसमें अंतर है, इस प्रकार से आपका अंतर लिख सकते हैं। ये सिस्टर्नी व नलिकाओं का बना होता है, ये झिल्ली व नलिकाओं से बना होता है। ये भाई साहब प्रोटीन का निर्माण करने में मदद करते हैं। ये वसा व लिपिड बनाने में मदद करते हैं। ये राइबोसोम पाया जाता है, इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है। राइबोसोम पाया जाता है इस वजह से खुरदरा होता है, राइबोसोम नहीं पाया इस वजह से चिकना होता है। अबे यार, अगले पॉइंट में तो वही लिखा है, राइबोसोम के कारण ही खुरदरी होती है, राइबोसोम के कारण खुरदरी नहीं होती है। ठीक है, अब ये वर्कशीट जब पुनरावृत्ति के दायरे में आ रही थी उसका भी क्वेश्चन नंबर 3 यही था। देखो मैंने यहाँ भी लगा रखा है, तो सेम क्वेश्चन वहाँ पे भी है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला समझ ख्याल से ये आ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका राइबोसोम का कोई एक कार्य लिखिए। ठीक है, और ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लेंगे। वर्कशीट हम संख्या 23 देख रहे हैं। RER की सतह खुरदरी क्यों होती है? ठीक है, RER देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, RER खुरदरी दिखाई देती है क्योंकि बाहरी सतह के ऊपर राइबोसोम पाया जाता है। इस प्रकार ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। ठीक, ये यहाँ से आपका ये समाप्त हो जाता है, आपका अंतर्द्रवी जालिका भी समाप्त हो जाता है, यहाँ से अंतर्द्रवी जालिका भी समाप्त हो जाता है। यहाँ से गोल्जी गाय उपस्थित हो भाई साहब, एक ही वीडियो में सारा करा दूंगा जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, तो ये देखिए वर्कशीट नंबर 24 में आपको मिल गया है जीवन की मौलिक इकाई गोल्जी उपकरण। ठीक है, गोल्जी उपकरण के बारे में पढ़ा था, तो और डिटेल्स में अगर आपको पढ़ना है तो वर्कशीट 24 देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसमें मैं क्वेश्चन में आता हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो गोल्जी उपकरण का कोशिका अंगक में महत्व क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। इसका आंसर देखने के लिए आप यहाँ पे इसे रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, 24 का ही आंसर है। अंतर्द्रवी जालिका में बना पदार्थ गोल्जी उपकरण की पुट्टिकाओं में भेज दिया जाता है, जहाँ उन पदार्थों को संरचना, रूपांतरण, ठीक है, रूपांतरण तथा उन्हें पैक किया जाता है और कोशिका की जरूरत के अनुसार कोशिका के अंदर बाहर भेज दिए जाते हैं। गोल्जी उपकरण लिपिड, ये लिपिड्स की सहायता
सहायता करते हैं या कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली बनाने में भी मदद करते हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरा है गोल्जी उपकरण की संरचना कैसी होती है, इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे आपको ये लिखनी है, गोल्जी उपकरण एक ऐसी कोशिका अंगक है जो झिल्ली युक्त चपटी पुट्टिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप में सजी रहती हैं। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। बुढ़ो ने अपने ही नाम पर रख लिया गोल्जी उपकरण, नहीं। और इसका एक बार फोटो दिखा देते हैं, गोल्जी उपकरण कैसे दिखाई देती है। देखो ये रहा, जो पुट्टिकाएं होती है ना, इसे आप देखेंगे तो मैंने आपको इसमें चित्र भी इसमें दिखाया था काफ़ी अच्छे से वर्कशीट 24 में, ठीक है। तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझा पा रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन उम्मीद है इसी वीडियो में सारा खत्म कर दूंगा। गोल्जी कवाई भी खत्म हो गया आपका। अब चलते हैं केंद्रक। केंद्रक के ऊपर भी आपकी एक वर्कशीट आई थी स्पेशल, मुझे पता है। केंद्रक और गुणसूत्र, ठीक है, दोनों हैं आपके। इसमें अगर आपको और डिटेल्स में पढ़ना है तो केंद्रक तथा गुणसूत्र, ठीक है, ये आपका आया था। केंद्रक पढ़ने के लिए इस प्रकार से आ सकता है, ठीक है। केंद्रक पर यहाँ से पढ़ लीजिए और इसी में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। केंद्रक, इन्हें केंद्रक कहते हैं, ठीक है, किन्हें केंद्र कहते हैं। इनके ऊपर केंद्र झिल्ली की परत होती है जिससे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को कोशिका द्रव अंदर बाहर होता है जिसे कोशिका का केंद्र या ब्रेन भी कहते हैं। यह कोशिका के कार्य को नियंत्रण निर्देशित करता है तथा कोशिका में उसके अनेक कार्य तथा करता है। अनुवांशिक संरचना विभाजन तथा डीएनए, डाइऑक्सोराइबोन्यूक्लियस या आरएनए, राइबोन्यूक्लिक अम्ल व राइबोसोम का उत्पादन, कोशिका वृद्धि, प्रोटीन व एंजाइम संश्लेषित करता है। इस प्रकार के आ सकता है। केंद्रक का कार्य लिखिए, ठीक है, जिस प्रकार से इस प्रकार से आ सकता है। केंद्रक के दो कार्य लिखिए। आप कैसे लिखेंगे केंद्रक के दो कार्य, मैं आपको बता देता हूँ। केंद्रक के दो कार्य इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। केंद्र कोशिका नियंत्रण केंद्र भी होता है जिसे आप ब्रेन भी कहते हैं, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। केंद्रक में कोशिका की वंशानुगत जानकारी होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे और इस प्रकार से आपको आंसर देना होगा। उम्मीद है चीजें मैं अच्छे समझा पा रहा हूँ। उसके बाद आपका गुणसूत्र आते हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46, जिसे 23 जोड़े होते हैं। क्रोमैटोमीन पदार्थ में डीएनए के क्रियाखंडन की जीन कहते हैं, क्रियाखंड को ही जीन कहते हैं, ठीक है। काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती है तो खड़े खड़े बना रही, इस वजह से थोड़ा सा थकान महसूस हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। आपका आएगा जिस प्रकार, इस प्रकार मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, जीन क्या होते हैं और कहाँ स्थित होते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन कर लेना है आपका। ये आपकी जो वर्कशीट संख्या कौन सी है, वर्कशीट संख्या 21 चल रही है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। जैसे कि इस प्रकार से है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 या 23 जोड़े होते हैं। डीएनए का वह छोटा सा हिस्सा जो अनुवांशिक लक्षणों, रंग, रूप, लंबाई आदि का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करता है, जीन कहलाता है। एक कोशिका में केंद्रक होता है, ठीक है। केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन्हीं गुणसूत्रों को जीन स्थित होते हैं। इन जीन अनुवांशिक सूचना का वाहक होता है, ठीक है। ये आपका जो चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई, काफ़ी हद तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। सब तक इसमें सारे कंप्लीट हो चुके हैं, पार्ट 2 और ये पार्ट 5वां। उम्मीद है इससे आपको थोड़ा बहुत मदद मिला होगा। वीडियो लंबी है लेकिन मैंने सोचा क्यों ना एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट कर दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कुछ छूट ही जाता है। तो माई सर्विस क्लास की इस वीडियो से आपको थोड़ा सी लाभ मिला हो, अगर थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ होगा तो इसे जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि वीडियो को लगातार खड़े होकर बनाने में आसान बात नहीं होगी। अगर मैं आपको चारों तरफ दिखाऊं तो मेरे पास सारी वर्कशीट पे वर्कशीट फैली हुई है, ठीक है, ठीक है। आपको लगता होगा बैकग्राउंड में टीचर कुछ काम नहीं करते होंगे, लेकिन असल काम बैकग्राउंड में भी होता रहता है हमारा, ठीक है। बहुत सारी है, इसे मैं ठीक करूँगा, फिर वीडियो को अरेंज करूँगा, फिर इसे एडिट करूँगा, फिर आपको अपलोड करके दूंगा। इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ी मेहनत भी लगती है, सो जो आपको पीछे दिखाई नहीं देती। तो ठीक है, कुछ बच्चे जो प्यारे बच्चे तुरंत आधे लाइक देते हैं उनके लिए फिर से धन्यवाद। वीडियो देखते रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।